अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। पाकिस्तान में एक चीज काफी ज्यादा हो गई है, लेकिन उसके ऊपर बातचीत बड़ी कम हो गई है। मैं बात कर रहा हूं महंगाई की। पहले महंगाई का काफी जोर होता था और उसके ऊपर काफी ज्यादा शोर भी होता था, लेकिन अब जोर काफी ज्यादा है लेकिन शोर उतना ज्यादा मीडिया पे नजर नहीं आता। आज के प्रोग्राम में आगे चल के महंगाई के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन था, मुलाकात नहीं हो सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे क्या करेगी, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान का जो मसला चल रहा है। अब इसमें पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है? लगता है ऐसे है कि एक दफा फिर नजरें पाकिस्तान के ऊपर हैं। ईरान से एक इंपॉर्टेंट शख्सियत पाकिस्तान का दौरा कर रही है। अगर आप आलमी प्रेस को देखें तो वहां पे भी इस किस्म की चीजें रिपोर्ट हो रही हैं कि पाकिस्तान शायद सालसी की दोबारा कोशिश कर रहा है। ये कोशिश कैसे हो सकती है, किस हद तक कामयाब होगी, और जो खित्ते के अंदर इस वक्त मसला है उसको कैसे काबू में लाया जा सकता है और उसको बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है, इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो सर ये जरा बताइएगा कि जो ईरान के वजीर दाखिला आए हैं, आज उनकी मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल साहब से भी, दीगर क़यादत से भी वो मुलाकातें कर रहे हैं, तो लगता है ऐसे है कि वो जो सालसी का राउंड 2 है वो शुरू हो गया है और वो थोड़ी सी तेजी पकड़ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं चीजों को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, ये जो सालसी का सिलसिला है, कम से कम पाकिस्तान की तरफ से ये रुका नहीं था जी। फर्क ये है कि इस वक्त एस्केलेशन लीड में आई और डिप्लोमेसी बैक सीट पे चली गई। दोनों साइड्स को मालूम है कि ये जो मिलिट्री, आपको थोड़ी सी मिलिट्री की एप्लीकेशन जो है, ये मिलिट्री लेवरेज तो थोड़ी देर के लिए आपको दे सकती है, एडवांटेज दे सकती है, बट आपको मुकम्मल पीस या मुकम्मल विक्ट्री नहीं दे सकती। वो आपने कार्व करनी है डिप्लोमेसी से, पॉलिटिकल एंड स्टेट से। इस वक्त चूंकि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इस पे हम आगे चल के बात कर सकते हैं। तो ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम पे है। देयर इज अ हमिंग एक हो रही है बातचीत की 10 दिनों की सीज फायर की। आई डोंट नो कि अब ईरान से वो क्या मैसेज लेके आया है। आई एम श्योर ये जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और जो ऑफर्स दोनों साइड से की गई हैं, एक तो ईरान ने भी उसको माना है कि जी हमें बिल्कुल बताया गया सालसों की तरफ से कि 10 दिन का एक सीज फायर का है, और अमेरिका भी इस चीज को मान रहा है कि देर आर 10 डेज का एक रिक्वेस्ट की जा रही है। बेसिकली तो जो सालिस है, जो भी पाकिस्तान और कतर बोथ, दे वांट के एक एक एस्केलेशंस रोकी जाए, ताकि उसी के अंदर कोई इंटरम मेयर्स के तौर पे कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स ली जा सके। पहले भी आपने हुर्मुज़ के ऊपर भी शिक 4-5 और फिर उसमें शामिल थी, लेकिन वायलेशन हुई। उसकी मेन वजह ये हुई कि जो मैकेनिज्म था जी, बीच में हॉटलाइन एस्टेब्लिश होनी थी, वो मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश नहीं हो सकी, और नीयत के भी शक था। और इसी तरीके से जो लेबनान का इशू है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू, उसके ऊपर जो डीप कन्फ्लिक्शन सेल बनना था वो सही अच्छे तरीके से नहीं बन सका। तो दोनों साइड्स अभी हार्ड लाइनर्स की गुलाम हुई हुई है, मैं कहूंगा ताबे हुई हुई हैं। देयर स्कम टू देयर प्रेशर्स। और अब फिर मिलिट्री एस्केलेशन 10 दिनों में देखें ना, अभी अमेरिका ने भी एप्लीकेशन कर ली, ईरान ने भी रिस्पॉन्स जनरेट कर दिए। क्या तब्दीली आई है जो पहले पोजीशन थी उसमें और आज में? सिर्फ सिवाय इसके कि अमेरिका में कुछ बॉडीज चली गई हैं, उधर प्रेशर और बढ़ गया है जो एस्केलेशन की तरफ ले जाएगा, और यहाँ पे रीजनल वॉर फैलती चली जा रही है। अब सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व हो पर भी गया। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, लेकिन अगर मैं ब्रीफली आपसे पूछना चाहता हूं, करंट जो सिचुएशन है उसमें लगता यह है कि सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा इस सारे सिलसिले में एक फरीक है या कैरेक्टर है जिसके ऊपर दोनों साइड्स का अभी तक एतमाद है, क्योंकि कतर के एक टैंकर को हिट किया गया, वहां पे भी तलखी आई, लेकिन पाकिस्तान में ईरानी क़यादत भी आ रही है, अमेरिकन भी पाकिस्तान से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो ये अज्यूम करना राइट होगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान का जिस तरह पहले किरदार था, अभी भी दोनों साइड्स की का जो कॉन्फिडेंस है वो पाकिस्तान इंजॉय करता है? बियॉन्ड एनी डाउट, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये कोई आम छोटे दो ममालिक तो है नहीं रीजन के या किसी अफ्रीका के, और दो ग्रुप्स का भी लड़ाई नहीं है। दिस इज ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अगर वो पाकिस्तान को मेंटेन कर रहे हैं और रखना चाह रहे हैं अपने साथ एज एन एग्जिट कार्ड फॉर देयर ऑफ रैम्प, तो इसका मतलब है कि जो ट्रांसपेरेंसी है पाकिस्तान के प्रोसेस की, जो न्यूट्रलिटी है पाकिस्तान के प्रोसेस की, और जो नीयत है, द विल टू गेट दिस इशू रिजॉल्व और एक मेडिएट करके एक नतीजे पर पहुंचा जाए, उसमें दोनों का स्ट्रांग बिलीफ है। और उसकी न सिर्फ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं बल्कि बार बार उसका इकरार कर रहे हैं। अभी मोमनी साहब की स्टेटमेंट्स भी आप सुन लें, और अमेरिका से तो हमेशा स्टेटमेंट्स आ रही हैं, खासतौर पे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जो है वो बार बार इस चीज को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान हैज बीन एन ऑनेस्ट ब्रोकर।
ठीक है। अच्छा सर, अगर अब जंग की तरफ आ जाएं, बीच में अब हूतीज का जिक्र भी आ रहा है कि उनके जरिए भी वहां पे कुछ ना कुछ हो सकता है, बाबुल मंदब को बंद करने की बात हो रही है, सऊदी अरब कह रहा है कि आगे से रिस्पांस दिया जाएगा। तो मिलिटरीली जब आप एज ए सोल्जर इस सारी चीज को देखते हैं, तो अगर वहां पे खुदा ना खास्ता सिलसिला आगे बढ़ता है तो ये जो सारा कॉन्फ्लिक्ट है ये ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। देखिए अभी तक तो कंट्रोल है, एस्केलेशन भी कंट्रोल की जा सकती है, दोनों साइडों ने कंट्रोल मेंटेन किए हुए। लेकिन जब हुतीज की तरफ जाएगा और अरब सऊदी अरेबिया थ्रेटन होगा, रेड सी से थ्रेटन होगा, तो यूरोप से लेके एशिया तक की तमाम जो पार्टीज हैं या मुल्क हैं या जो बिजनेसेस हैं, दे ऑल विल बिकम अ पार्टनर, एक स्टेक होल्डर बन जाएंगे जी। और ये डिस्ट्रप्शन जो है ये चाइना और रशिया को भी पसंद नहीं आएगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे बेशक ईरान ही कर रहा हो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, क्योंकि इस दौर में यू कांट रिलाई ऑन पार्टनर्स जी, आपने रियलिटीज के साथ रहना होता है। जैसे अभी पाकिस्तान सफर कर रहा है अपनी अफगानिस्तान की पॉलिसी की वजह से, तो किधर है पार्टनर्स, यही चीज वहां पर लेकर चले जाएंगे, तो देर आर लाइकली चांसेस के और स्टेक होल्डर्स बढ़ सकते हैं। मुझे तो फिर नेटो का भी खदशा लगता है कि वो भी किसी न किसी सूरत में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिन्होंने अभी तक अपने आप को वॉर से दूर रखा हुआ है, वो भी शामिल हो जाएगा। और जो एक ईरान के इस वक्त जो एक विक्टिम कार्ड कह लें, अभी तक थोड़ा सा काम कर रहा है कि जी उनको विक्टिम किया गया, उनको एक वॉर उनके ऊपर थोपी गई है, वॉर ऑफ चॉइस एस्टेब्लिश किया अमेरिका ने नेतन्याहू के ऊपर, और उनको जो नुकसान वो भी खत्म हो जाएगा। तो फिर तो वो इट विल बी एन ऑल आउट। और फिर जब नॉन स्टेट एक्टर्स किसी वॉर में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है जी, फिर आग बढ़ती है, उसको इट टेक्स टाइम टू गेट डाउन टू दी मेन लाइन ना, वो वापस आते हुए फिर देर लगती है, तो वो फैलेगी जी, मुझे खतरा बिल्कुल उसका है। और फिर हु कैन अंडर, आई मीन बाकी भी तो ह्यूबरस माइंड्स हो सकते हैं ना। सऊदी अरेबिया लेट से कहता है जी मेरा प्राइड, मैंने डेटरेंस लेनी है, और अब इसी झगड़े से फायदा उठा के मैं ये हुसीज का 3-4 साल तो ये खामोश रहे, अब फिर अगर ये इफेक्टिव हो गए हैं तो इसका मतलब है कि ये जो मुझे पॉलिटिकल सोल्यूशन या जो और भी मैं जो सोल्यूशन यमन के कॉन्टेक्स्ट में करना चाहता हूं, या मैं अपने नेबरहुड में आग नहीं लगाना चाहता, तो दिस इज द टाइम टू वंस फॉर ऑल इसको एड्रेस करो। और वो फिर रिक्वेस्ट करेगा अमेरिका से, फिर इसराइल को भी कि थोड़ी सी लीवरेज बढ़ जाएगी। इवन सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क जो अभी तक इसराइल के खिलाफ खड़ा है, सीरियसली खिलाफ खड़ा है, और एक्सपेंसिव डिजाइन को भी जानता है, तो फिर उसी फार्मूले को एक्चुअली आप हेल्प कर रहे हैं जो यहाँ के लिए बनाया गया था कि इसराइल के साथ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को जोड़ा जाए। और फिर नेटो कंट्रीज भी आएंगे, और फिर सऊदी अरेबिया भी चाहेगा कि एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जाए टू रीगेन डेटरेंस एंड एड्रेस दिस इशू ऑफ हौजीज वंस फॉर ऑल। ठीक है। अच्छा सर, अब खित्ते के अंदर एक और जो मसला है वो है अमरीकी अड्डों का, और उनको ईरान बार बार निशाना भी बना रहा है। इस तरह की चीजें भी फ्लोट कर रही हैं इंटरनेट के ऊपर, आगे पीछे लोग डिस्कशंस भी कर रहे हैं कि अमरीकी अड्डे शायद वहां से खत्म कर दिए जाएं। इन ममालिक के अंदर पाकिस्तान दिफाई एतबार से अपना किरदार अदा कर सकता है, तो क्या पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी है कि अगर पाकिस्तान को वहां पर जाके दीगर ममालिक के साथ भी कोई दिफाई मुआहदे करने हों तो वो हो सकते हैं? देखिए इस वक्त तो बड़ा चैलेंजिंग होगा और बड़ा मुश्किल है, इसके अरब के कल्चर को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, वो इतने जल्दी अमेरिका से अलग नहीं होना चाहेंगे। यस, अप्रीहेंशन जरूर है, पाकिस्तान के लिए स्पेस भी क्रिएट हुई है, और क्योंकि पाकिस्तान अभी जैसे आपने खुद ही हमने एक एनालाइज किया और सामने लाए हैं कि एक ट्रांसपेरेंट न्यूट्रल मीडिएटर के तौर पे खड़ा है, तो पाकिस्तान की जो सपोर्ट होगी स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में जिस भी मुल्क को अवेलेबल होगी, जैसा भी मुआहदा होगा वो तो उस पर बाद में हम कमेंट्री करेंगे, उसके रिपरकशन जो भी इस मुआहदे में जाएगा, उनको एक सबसे बड़ी एडवांटेज होगी कि पाकिस्तान विल नॉट अटैच एनी काइंड ऑफ स्ट्रिंग विद देयर सपोर्ट। वो कोई कदगने या इस तरह की चीजें, आपको पता है हमारे भी मुआहदे हुए अमेरिका जैसे मुल्क से हुए, और फिर कभी बेड़ा नहीं आ रहा, कभी आप कहते हैं F-16 की जगह आप गंदम ले लें, तो एंड टाइम पे आपको बेट्रेल कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप में लोग इंटरेस्टेड हैं, ऑलरेडी एक ब्लॉक बन रहा है, उस तरफ डिस्कशंस बातचीत हो रही हैं, लेकिन मैं इतने जल्दी अमेरिकन आर्किटेक्चर को खत्म होते हुए नहीं देख रहा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, वी नीड टू असेस दी थ्रेट क्या है। थ्रेट इसराइल का एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, ईरान का एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि ईरान को चाहिए कि जो रीजनल चेस बोर्ड है उस पर एक पार्टनर कोऑपरेशन मोड में जाए, कोऑपरेटिव मोड में जाए, पार्टनर के तौर पे जाए, न कि हेजमॉन या अपनी असेंडेंसी के मोड को अचीव करना चाहे पहले, और न ही बिल्कुल ही वन साइडेड बहुत नीचे चला जाए कि उसके अपने सिक्योरिटी के इतने खतरात उसको लाहक हो जाएं कि उसके परसूट किसी और डोमेन में चले जाएं, विच विल बी वेरी डेंजरस फॉर द रीजन।
ठीक है। अच्छा, वैसे सर अगर वहां पे पाकिस्तान का फुटप्रिंट मजीद बढ़ता है मिलिटरीली या दिफाई एतबार से, तो मेरे ख्याल में ईरान को भी शायद उसके ऊपर उतना एतराज नहीं होगा, वैसा एतराज नहीं होगा जिस किस्म का रिलेशनशिप हमारा उनके साथ है। देखिए, हर मुल्क अपने हर वक्त एक जैसे रिलेशनशिप नहीं रहते। अप्रेंशंस अगर हैं भी तो देखें ना, पास्ट में, रिसेंट पास्ट में हमारी भी कुछ अप्रीहेंशंस थी, ईरान की भी पाकिस्तान से होंगी, सबकी होती हैं, लेकिन इस वक्त कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। अगर तो प्रिंसिपल जो सेट करेंगे आप, या जो कार्डिनल्स ऑफ दैट पैक्ट होंगे, अगर वो पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के लिए, तो फिर वो एक्सेप्टेबल होंगे ईरान को भी, और होने भी चाहिए। और ईरान को ये गारंटी भी होनी चाहिए कि पाकिस्तान कभी भी ईरान के खिलाफ किसी जंग में या इस तरह नहीं जाएगा until unless पाकिस्तान हैज बीन पुश्ड इनटू दिस। पाकिस्तान ने 40 साल स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाई है अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। हम 2003 से इसी तालिबान का और इन्हीं का विक्टिम हो रहे हैं। 23 साल हमने स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाई है, इतनी कुर्बानियां देने के बाद, उसके बावजूद हमने पूरा चांस दिया। तो अभी जब नाक पुलों के ऊपर से पानी गुजरा है, तो पाकिस्तान को फिर ये मिलिट्री ऑपरेशंस करने पड़े अगेंस्ट टीटीपी एंड टीटीए इन अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान के पास बड़ा स्ट्रेटेजिक पेशेंस है। ईरान को भी उनकी सेंसिटिविटीज का पता होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के साथ अगर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जुड़ेगा, तो पाकिस्तान ये नहीं कि ईरान को आइसोलेट करके या साइड पे निकाल देगा, उसको फिर जोड़ने की कोशिश करेगा थ्रू द डिप्लोमेटिक मनूवर, थ्रू द पॉलिटिक्स। और फौजें और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मकसद ही होता है कि पीस एंड स्टेबिलिटी अचीव की जाए, तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की जाए, कलेक्टिव प्रोग्रेस की तरफ रीजन को ले जाया जाए। ये किसी के खिलाफ तो होगा नहीं ना, पाकिस्तान ने उनके साथ मिलकर कल इजराइल पे हमला कर देना है, लेकिन इजराइल के जो नेफेरियस डिजाइन हैं, अगर उनसे खतरा है, या फॉर दैट मैटर अभी इंडिया के अंदर जैसे बातें की गई हैं कि जी हम तो जो पानी है वो गंगा का पानी, आबे जमजम जो है, जो काबा है, हम उस तक जाएंगे, तो फिर इस तरह के जो ज़ायनिज़्म के खतरात हैं, पाकिस्तान फिर दीवार बन जाएगा, आनी दीवार बनेगा अपने पार्टनर के साथ मिलके, और बिल्कुल स्टैंड करेगा, बट इट इज अगेंस्ट दोज मेजर थ्रेट्स। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ की। आज खान साहब से मुलाकात का दिन था, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलात शफी जान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शफी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिर आप लोगों की मुलाकात नहीं हो सकी, खान साहब की बहनें भी इंतजार करती रहीं, तो अब आगे आप लोगों का क्या प्लान है? 5 अगस्त को किस किस्म का एहतजाज होगा, क्या करने जा रहे हैं आप? सबसे पहले अतर साहब आपका शुक्रिया। देखिए, जहां तक मुलाकात की बात है, आज ट्यूसडे था और हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आज फैमिली और वकला के मिलने का दिन था, लेकिन एक बार फिर मुलाकात नहीं हुई। आपने देखा होगा कि मैं बारहा एक लफ्ज यूज कर रहा हूं कि इमरान खान साहब को अगवा किया गया है। वो अगवा का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करता हूं मैं कि वो कैदी नहीं है, क्योंकि कैदी के भी अपनी हुकूक होते हैं। इस वक्त इमरान खान साहब को कोई भी बुनियादी हुकूक उनको नहीं मिल रहा है, चाहे मुलाकात हो, तभी सहूलत हो, ज़ाती डॉक्टर की रसाई हो, वकला का एक्सेस तक नहीं है उनके पास। तो इसलिए अगवा ही का लफ्ज बेहतर होगा। इस अगवा को 3 साल पूरे हो रहे हैं 5 अगस्त को। अब पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो चुका है, कुछ ऑप्शन वहां पे डिस्कस हो चुके हैं। अभी हमने अचकज़ई साहब के साथ मुलाकात करनी है, मशावरत करनी है, अलामा साहब से मशावरत होनी है, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी हम मुलाकात करेंगे, और जो भी सियासी कुव्वत इस गैर कानूनी, गैर आईनी हुकूमत के खिलाफ होगी, हम सब के साथ बात करेंगे और उनको इस तहरीक में शामिल करने की बात भी करेंगे। ये तहरीक जो है, या एहतजाज जो है, ये एक दिन का नहीं होगा, बाकायदा एक शेड्यूल दिया जाएगा। 5 अगस्त इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक की आगाज का दिन होगा। अच्छा, ये काफी अरसे से वैसे तो आप लोग तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, अब आप ये भी कह रहे हैं कि मौलाना से भी राब्ता होगा। अब मौलाना ने हालिया दिनों में देखा कि हुकूमत के हवाले से कब बड़े सख्त बयानात दिए, इदारों के हवाले से भी, लेकिन मौलाना को तो हुकूमत ने कुछ नहीं कहा। हर हुकूमती वजीर टीवी पे आके यही कह रहे, नहीं उनसे मामला दुरुस्त हो जाएगा, वो बड़े हमारे लिए काबिल एहतराम है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की बहन ने जो बयान दिया, उस पर फौरन नोटिस हो गया। तो आपको लगता नहीं है कि मौलाना क्यों आपके साथ आके मिलेंगे? अगर वो आपके साथ मिलेंगे तो उनके लिए तो मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। अभी वो अपोजिशन भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं हो रहा, तो वो क्यों आपकी तहरीक का हिस्सा बनेंगे?
देखिए, जहां तक मौलाना साहब की बात है, मौलाना साहब से हम मुलाकात करेंगे, उन्हें हम दावत भी देंगे। अब फैसला मौलाना साहब ने करना है। अगर वो हुकूमत के खिलाफ सख्त रवैया इस वक्त उन्होंने अपनाया हुआ है, वो इस हुकूमत को गैर कानूनी कहते हैं, गैर आईनी कहते हैं। हम भी इस हुकूमत को गैर कानूनी, गैर आईनी कहते हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत कहते हैं। उनका भी ये मौकफ है। जब मौकफ ये है, रवैया ये है, तो फिर तहरीक चलाने में हम उनको दावत देंगे, क्योंकि इस नाजायज हुकूमत से जितना जल्दी छुटकारा हासिल किया जाए, ये पाकिस्तान की अवाम के हक में भी बेहतर होगा और पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा। आपने देखा होगा कि 9 अप्रैल से, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म की गई है, उस दिन से लेके आज तक पाकिस्तान संभला नहीं जा रहा। हर एक तजुर्बा किया गया, तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया गया। जहां तहरीक इंसाफ को ये निशाना बना सकते थे, उन्होंने निशाना बनाया। अब जो सूरत हाल तहरीक इंसाफ के लिए है, वो नॉर्मल नहीं है। 64,000 FIR किसी सियासी जुमात पे हो जाए अतर साहब, तो इससे ज्यादा कटन कंडीशन क्या होगी किसी सियासी जुमात की। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ पहले से ज्यादा मजबूत है, बढ़ रही है। तो कारकुन डटा हुआ है, पाकिस्तानी अवाम इमरान खान साहब के साथ डटी हुई है। हम तमाम सियासी कुव्वतों को दावत देंगे जो भी इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक या अपना एक रवैया इस हुकूमत के खिलाफ रखते हैं। ठीक है, चलें, ये तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपके जमहूरी रवैये की अक्कासी है कि आप सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें, जब सोहेल अफरीदी साहब आ रहे थे, उनका हल्फ रुकवाने के लिए कौन गया था इस पेशावर हाई कोर्ट में? किसने जमीन आसमान एक कर दिया कि भाई सोहेल अफरीदी को नहीं आने देना? उसमें मौलाना की जमात सबसे आगे थी। इसी तरह आपकी जो मखसूस सीटें जिन पे आपका दावा है, वो सीटें भी जब बांटी गई तो मौलाना को भी वो सीटें मिली। तो इसमें एक तासुर ये मिलता है कि इतनी बड़ी सियासी कुव्वत होने के बावजूद आप तने तनहा शायद कुछ तहरीक चला नहीं सकते। आपकी अपनी कोई सियासी कमजोरी है, इस वजह से आप लोग सहारे ढूंढते हैं। देखिए, कोई सहारा हम नहीं ढूंढ रहे। हम बिल्कुल तने तनहा अभी तक खड़े हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को, जैसे मैंने शुरू में कहा, निशाना बनाया गया, कि एक और भी मजहबी जमात को निशाना बनाया गया, वो हफ्तों में ढेर हो गई। 3 साल मतलब 9 अप्रैल, चले 9 मई से आप देख लें, 9 मई से लेके आज तक तहरीक इंसाफ कायम और दायम है। कौन सा हरबा हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुआ, कौन सी ताकत हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुई। सीधी गोली चलाई गई, गिरफ्तारियां, 64,000 FIR, मिलिट्री कोर्ट, जेलें। खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी जेल में हैं, तब भी सहूलत उनको नहीं मिल रही। इन तमाम तर सख्तियों के बावजूद तहरीक इंसाफ आज कायम और दायम है। ये इस बात का सबूत है कि तहरीक इंसाफ को तहरीक चलाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। हम अपनी चीजों को इन ऑर्डर कर रहे हैं, हम अपनी चीजों को एक लाइन में मुकर्रर कर रहे हैं। आप देखेंगे कि 5 अगस्त को अचकजई साहब का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल है, उनको भी वाइब्रेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी उनकी कंधों पे डाली है और खुद भी वो इस बात को मानते हैं कि ये जिम्मेदारी मेरे पास है और मैं ही इसका फैसला करूंगा। देखिए, जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, आपने अफरीदी साहब का जिक्र किया, हम कंप्लीटली तैयार हैं। अफरीदी साहब तो रोज स्ट्रीट मूवमेंट करते हैं, वो रोज कहीं ना कहीं जाते हैं, वहां पे रैली से भी बात खिताब करते हैं। जलसे भी आपने देखे होंगे कि जहां पे अफरीदी साहब जलसा करते हैं वो जगह कम पड़ जाती है। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक हम कंप्लीटली तैयार है। जो भी लायमल दिया जाएगा, पार्टी ने लायमल देना है, चकजई साहब ने लायमल देना है। अफरीदी साहब लाखों लोगों को लीड करते हुए वहां पे पहुंचेंगे। हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। हाँ, सियासत में बातचीत होती है, सियासत में राब्ते भी होते हैं, सियासत में हरफ आखिर कोई चीज नहीं होती। दरवाजे कभी बंद नहीं किए जाते। अगर दरवाजा बंद भी हो जाए तो खिड़की खुली रहती है। क्या आपको याद नहीं है कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में एक दूसरे को क्या कहते थे? एक दूसरे को सड़क भी घसीटने की बातें होती थी। इवन ये भी कहते थे कि हम तो एक दूसरे के हर रिश्ते भी नहीं करते, लेकिन फिर इसी गवर्नमेंट के लिए, इक्तिदार के लिए, पावर के लिए, करप्शन के लिए एक दूसरे को वोट भी देते हैं। जीपी के इलेक्शन में एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, कश्मीर में एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन फिर भी बजट में साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे को वोट देते हैं। बिलावल साहब 30 मिनट के लिए बजट सेशन में नाराज हुए, जीपी की हुकूमत उनके हवाले की गई तो सब खुशबाश हो गई। बात बड़ी वाज़ेह है कि एक ही हकीकी जुमात है, वो तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ मजम्मत की तरफ जा रही है और मजम्मत से ही मफाहमत का रास्ता खुलेगा। अच्छा, मैं कश्मीर के इलेक्शंस पे भी आऊंगा शफी जान, लेकिन उससे पहले जो अफरीदी साहब जब हुकूमत में आए थे, हमने देखा कि वो बड़ा उन्होंने प्रोएक्टिव रोल प्ले किया। वो पंजाब आए, उनको इस्तकबाल किया गया। वो जब कराची गए, गैर मामूली मनाजर हमने कराची से देखे, बहुत सारे लोग बाहर निकले उनके इस्तकबाल के लिए। उसके बाद वो सिलसिला रुक गया और फिर ये तासुर है कि शायद जिम्मेदारियां ज्यादा पड़ गई या कोई बोझ बहुत ज्यादा कहीं से आ गया। फिर ना अफरीदी साहब गए कश्मीर, गए ना जीबी गए, ना बलोचिस्तान गए। तो उसकी क्या वजह है?
देखिए, एक एक चीज तो आप नोट कर लें कि इमरान खान साहब की रिहाई इंशाल्लाह अफरीदी साहब की क़यादत में ही होगी और अफरीदी साहब ही रोल प्ले करेंगे। देखिए, अब देखिए डिसीजन मेकर कौन है ये देखना बड़ा ज़रूरी है। रोज़ तनकीद होती है, रोज़ लोग तनकीद करते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग किसके पास है? डिसीजन किसने लेना है? फैसला किसने करना है? इख्तियार किसके पास है? ज़िम्मेदारी किसके पास है? किसके कंधों पे है? हम देखिए, मैंने शुरू में कह दिया है, अगर हमारी जिम्मेदारी थी स्ट्रीट मूवमेंट की, जिस तरीके से अफरीदी साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट को लीड किया है, पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी चीफ मिनिस्टर ने इतने लोग नहीं निकाले होंगे। इतना खौफ था पंजाब में कि इनको कर्फ्यू लगाना पड़ा। इमरान खान साहब के खौफ था वहां पे। फिर सिंध में वजीर आला इतने प्रेशर में था कि मुलाकात से पीछे हट गया, बागे जना के मनाजर आपके सामने 144 लग जाता है बलोचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, जहां अफरीदी साहब खड़े होते हैं वहां जगह कम पड़ जाती है। देखिए, हम कंप्लीटली तैयार है। स्ट्रीट मूवमेंट इस वक्त आप देख रहे होंगे खैबर पख्तूनख्वा में अलीमा आपा कई शहरों में कई रैली से उन्होंने खिताब किया, जो काबिल तारीफ है, काबिल तहसीन है। इस वक्त जो भी इमरान खान साहब की बात कर रहा है उसको सपोर्ट भी करना चाहिए, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। अफरीदी साहब की जहां तक आपने बात की, हमारी तैयारियां बिल्कुल कंप्लीट है। जो भी लाएमल हमें पार्टी देगी, अचकजई साहब देंगे, हम लाखों लोगों को लीड करते हुए अफरीदी साहब वहां पे पहुंचेंगे। अच्छा, कश्मीर का इलेक्शन आप लोगों ने बाइकआउट कर दिया। आज नवाज शरीफ साहब ने मुजफ्फराबाद में जलसा भी किया और बल्कि उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं वजीर आजम बन जाऊं आजाद कश्मीर का। यकीनन उन्होंने लाइटर नोट के ऊपर यह बात की होगी, लेकिन एक तरह से वो कश्मीर की आवाम में मौजूद हैं, लेकिन पीटीआई वहां से मिसिंग है। देखिए, हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। देखिए, नवाज शरीफ तो आए पाकिस्तान इसलिए थे कि वजीर आजम उन्होंने बनना था। उनको तो ये वादा भी उनसे किया गया था कि आप आएंगे तो आपको वजीर आजम बनाया जाएगा। वो आए, हाई कोर्ट जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंची, फिर वहां से मौसूफ को लाहौर लेके गए, मीनारे पाकिस्तान पे जलसा कराया गया, कबूतर उड़ाया गया और वजीर आजम बनाने का ख्वाब दिखाया गया, लेकिन अपनी पार्टी, अपनी बेटी और अपने भाई ने ही उनको माइनस कर दिया। वो बेचारे इस ख्वाहिश को लेके कहीं एक दर पे जा रहे हैं, कभी दूसरे दर पे जा रहे हैं। एक बंदा अपनी एमएनए की सीट नहीं जीत सकता, वो वजीर आजम पाकिस्तान क्या बनेगा? यस्मीन राशिद से हारा हुआ शिकस्त खुर्दा आदमी है। कश्मीर में ये ख्वाहिश के अपने लबों तक वो ले आया, लेकिन ये वजीर आजम बनना इनके नसीब में नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, इन कैमरा इलेक्शन कराएं। मरियम नवाज अपनी सीट जीते, नवाज शरीफ अपनी सीट जीते, शहबाज शरीफ सीट जीते तो बात होगी। इनकी जमानतें हम जब्त करेंगे इंशाल्लाह। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि कश्मीर इलेक्शन में जो तहरीक इंसाफ का डिसीजन था इलेक्शन का बाइकआउट का, वो दुरुस्त साबित हो रहा है। एंड ऑफ द मोमेंट आप स्केड्यूल चेंज कर रहे हैं, वहां पे जो है आपने देख उसी तरीके से कैंपेन को लीड नहीं किया जा रहा, क्योंकि कश्मीरी अवाम सड़कों पे है। जब अवाम सड़कों पे है तो वहां इलेक्शन का इनेकाद इस माहौल में कैसे होगा? और क्या जल्दी थी हुकूमत को इलेक्शन में? एक मुआहिदा आपने एक्शन कमेटी के साथ किया था, आप बैठते, उनको बैठाते, एंगेज करते। एबिलिटी होनी चाहिए हुकूमत के पास एंगेज की, मुआहिदे का पास दोनों को रखना चाहिए था। इन हालात में वहां पे इलेक्शन मुझे नहीं लगता कि फ्री एंड फेयर होगा। कश्मीरी अवाम आजादाना तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद वहां पे 27 जुलाई को इलेक्शन हो रहा है, जो कि मुझे रिग इलेक्शन होगा। और तहरीक इंसाफ का जो फैसला था वो कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है। तहरीक इंसाफ उनके हुकूक के साथ खड़े हैं, जो क्योंकि अवाम जब सड़कों पे है तो वहां पे इस माहौल में इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन हमें नजर आता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इस वक्त तो अगर देखें आप तो कौमी असेंबली में भी आपके काफ़ी एमएनए हैं और एक सूबे में तो आपकी हुकूमत है। बहुत सारे बार बार इस तरह के बयानात भी आते रहे कि हो सकता है कि हम कोई ऐसी मूवमेंट चलाएं कि कौमी असेंबली से जमात बाहर आ जाए, कमेटी से वो पहले बाहर आ चुकी है। कोई ऐसी मुशावरत भी हुई है जमात के अंदर? देखिए, जहां तक पार्लियामेंट से बाहर आने की आप जिक्र कर रहे हैं, इसका फैसला तो इमरान खान साहब करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि कमेटियों से वापस निकाला जाए तो हम निकल आए। पीसी की चेयरमैनशिप थी जुनैद अकबर खान साहब के पास, उन्होंने सेकंड नहीं लगाया, छोड़ दी। तमाम कमेटियों को छोड़ा गया। इमरान खान साहब के फैसले की कुव्वत तहरीक इंसाफ में उनके पास है। वो जो फैसला करेंगे मन कबूल होगा, 2 सेकंड नहीं लगाए जाएंगे। उनका जो भी हुक्म होगा उसकी तामील की जाएगी। अच्छा, आप ये कहते हैं कि ये निज़ाम, ये हुकूमत, वफाकी हुकूमत माइनस इमरान खान करना चाहती है, लेकिन आपकी हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता है आपका अपना कारकुन कि आप सूबे में माइनस इमरान खान कर रहे हैं। कहीं पे तख्ती लगती है तो उस पर उनका नाम नहीं होता, कहीं पे कोई पोस्टर लगता है, क्रिकेट के हवाले से कोई टूर्नामेंट होता है, इमरान खान की कोई तस्वीर नजर नहीं आती। तो ये तनकीद किस हद तक जायज़ है आपके ऊपर?
देखिए, पहली बात यह है कि इमरान खान साहब को किसी का बाप माइनस नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है और इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है। आज जितनी भी पार्लियामेंटेरियन सूबाई असम्बली में है, नेशनल असम्बली में है, सेनेट में है या ओहदेदार हैं, ये सब इमरान खान साहब के मरहून मिन्नत है। इमरान खान साहब का टैग इनसे हटा दें, हम सब से हटा दें, जो हैं वो अपना इलेक्शन ही नहीं जीत सकते। तो इमरान खान साहब को तो माइनस नहीं किया जा सकता। जहां तक आपने एक क्रिकेट इवेंट की बात की, देखिए वो क्रिकेट इवेंट कुछ मकामी लोग, निजी लीग है वो, इससे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। हुकूमत ने कोई उनको फंड नहीं किया। गवर्नर साहब उसके पैटर्न इन चीफ है। सूबाई हुकूमत का दूर दूर तक उस लीग से कोई लेना देना नहीं है। ग्राउंड हाँ जरूर लिया गया है, ग्राउंड की फीस वो भर रहे हैं, जो कि किसी के लिए भी अवेलेबल हो सकता है। क्रिकेट ग्राउंड आप उसकी फीस भरें और आप उसको वहां पे मैच खेलें। तो ये जो लीग है, ये कोई सरकारी लीग नहीं है, कोई हुकूमत फंडेड लीग नहीं है। ये एक प्राइवेट निजी लीग है। कुछ मकामी लोग इसके ऑर्गेनाइजर है और गवर्नर साहब इसके पैटर्न इन चीफ हैं। ठीक है शफी जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं महंगाई की और मईशत की, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशी अमूर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर नीचे जा रही हैं, अब हुकूमत ये कह रही है कि रोजाना की बुनियाद पर इनकी कीमतों का तयन होगा। फिर जो पेट्रोल पंप्स वाले हैं उन्होंने इस चीज को मुस्तरद कर दिया, अब हड़ताल की कॉल भी दे दी है। तो क्या ये सारा आइडिया वर्केबल है पाकिस्तान में? बहुत शुक्रिया आपका। पहला मेरे ख्याल से बुनियादी सवाल कुछ और है। लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से एक बात बता दूं कि ये रोजाना की बुनियाद पर करने का जो फैसला हुआ है, इससे जो स्टेक होल्डर्स हैं कुछ को फायदा होगा, कुछ को नुकसान का खदशा है। तो दोनों अपने अपने मुफादात में जो है दलाइल दे रहे हैं, लेकिन कोई कौमी मुफाद की बात नहीं कर रहा। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं ताकि मेरी बात की वजाहत हो। जो लोग ये कहते हैं उनको नुकसान होगा, मैक्सिमम जितना नुकसान जो सोच सकते हैं, मेरा एक जुमला ये है कि हुकूमत की वो पॉलिसियां जो ताकतवर तबकों को नवाजने के लिए कर रहे हैं, उसके नुकसानात रोजाना की बुनियाद के नुकसान से कम 1000 गुना ज्यादा होंगे। तो कौम को और हमें आपको ये सोचना है कि वो तो चाबुक दस्ती के साथ अपने अपने मुफाद में इस चीज को उछाल रहे हैं, मगर मैं जो चीज कहना चाहता हूँ वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये फरमाया था कि हमारा एफबीआर जो है जितना उसको टैक्स वसूल करना चाहिए उससे एक साल में 15,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहा है, और अगर आप सूबों को मिला लें तो 25,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल हो रहा है, जिसका बड़ा फायदा ताकतवर तबके उठा रहे हैं। अगर इसका सिर्फ 25% हम वसूल कर लें तो आज की तारीख में पेट्रोल के नरखों में 100 रुपया लीटर कमी हो सकती है। 100 रुपये लीटर कमी, ये उससे क्या फर्क पड़ेगा? आपने महंगाई की बात की, उसमें कमी होगी। बसों के किराए, ट्रांसपोर्ट के किराए, दालें, सब्जियां, गोश्त, हर चीज की कीमत कम होगी। आपकी सनतों की पैदावार लागत कम होगी, बरामदात में इजाफा होगा, तजारती खसारा कम होगा, रिजल्ट बढ़ेंगे, मईशत तरक्की करेगी, रोजगार मिलेंगे। तो क्या बहसियत कौम हमें ये सोचना है कि ये करें, 100 रुपए लीटर कम करें, टैक्स की चोरी रोकें? ये जो अपने अपने मुफादात में दलाइल दे रहे हैं उसमें हम क्यों वक्त जाय करें? एक बुनियादी चीज है, इसलिए इससे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। उनको फर्क पड़ेगा जनाब अली, जनाब। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज जो अब हम नोट कर रहे हैं कि अब ये भी चीज रिपोर्ट हो रही है कि गैस के सेक्टर के गर्दिशी कर्जे, पहले इलेक्ट्रिसिटी के और आईपीपीज के वो जो गर्दिशी कर्जे थे उनका तो बार बार जिक्र आता था, लेकिन अब बताया जा रहा है जो गैस के सेक्टर के गर्दिशी कर्जे हैं वो 3,000 अरब से ज्यादा हो चुके हैं। इसकी क्या वजह है? क्या यहां पे भी कोई मिसमैनेजमेंट है, गवर्नेंस का इशू है, लोग बिल नहीं देते, मसला क्या है? देखिए, वही बुनियादी इशू ये है कि इनएफिशिएंसी है, करप्शन है, लॉसेस हैं, कुछ बिलों की अदायगियां कम नहीं होती। तो बुनियादी सवाल जो मेरे जहन में है, जो मैं बिल्कुल आपकी बड़ा आम सवाल है, तवानाई का हमारा मसला है। तवानाई में पहले जैसे आपने कहा कि बिजली के नरखों की बात होती थी, गैस के नरखों की भी, लेकिन ये दोनों फिगर्स तो हमें पहले से पता थे। क्या हम लाइन लॉसेस को जो है कर्टेल करने के लिए तैयार हैं? क्या हम ईरान की जो बात बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि जनाब हमने बड़ा जबरदस्त कारनामा अंजाम दिया, जो कि दिया है और हम दुनिया हमारी मशहूर है, तो क्या आज की तारीख में हमारे सारे मामला छोड़ के
अमेरिका से ये नहीं कहना चाहिए कि जनाब मेरे मुल्क में तवानाई का मसला है, हमने आपकी खिदमत की, हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी, ईरान ने मेरी सरहद तक गैस पाइपलाइन दे दी है, तो आप मेहरबानी करके हमें तो इजाजत दे दें, हम आपकी इतनी खिदमत कर रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, कि कम से कम मेरी सरहद तक जो उसने ईरान ने पाइपलाइन दे दी है मैं उसको अपने मुल्क में लेके काम शुरू कर दूं। हम वो नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि जनाब जो है जो है इस कंसेशन हो जाए, आपस में मामला तय हो जाए, हम कौमी मफाद में कब करेंगे। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये सारा खेल जो हो रहा है, अब देखिए अफगानिस्तान से दहशतगर्दी अमेरिका करा रहा है, अमेरिका ने हथियार छोड़े थे वो दहशतगर्दी करा रहे हैं, भारत उनको कर रहा है, तो हम चीन से क्यों नहीं कहते, ईरान की बात छोड़ें, वो तो बहुत से लोग कर रहे हैं, कि आप चीन से ये कहें कि जनाब वहां से जरा सी आप मेहरबानी करें और उस पर दबाव डालें तालिबान पे कि हमारे यहाँ भारत के कहने से दहशतगर्दी ना करें, इससे जो मईशत को फायदे होंगे। और जो कुछ गैस के सर्कुलर डेट की आप बात कर रहे हैं, एक बड़ा मसला है आईपीपीस का। मैं आपको बता दूं, अगर आईपीपीस का फॉरेंसिक ऑडिट करा लें, मैं स्टैम्प पेपर पे देने के लिए तैयार हूं कि ये लोग आपकी खुशामद करेंगे कि जनाब हम आपके मुआहदे पे नजरसानी कर लें, आप ये फॉरेंसिक ऑडिट मत कराएं, क्योंकि कई हजार अरब रुपया जो है वो चोरी पकड़ी जाएगी। तो मेरे मुल्क के जो मसले हैं वो हैं कि हम करप्शन होने दे रहे हैं, ताकतवर तबकों को नवाज रहे हैं, मुल्क की मईशत को खतरात में डाल रहे हैं, लेकिन ताकतवर तबकों के जो है मुफादात पर जद ना आए, नाजायज मुफादात पर वो नहीं कर रहे हैं, तो ये गैस का मसला भी रहेगा। अब कभी आप बैंकों से बात करते हैं कि आप ये सर्कुलर डेट खत्म कर दें, अरे भाई बैंक आपका ये खत्म करेंगे तो सनत के लिए, तिजारत के लिए, ज़राअत के लिए कौन कर्जा देगा। तो जब तक ये फैसला नहीं होता कि हम हर मसले का हल अशराफिया के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अंदर ढूंढते हैं, ये कभी नहीं कहते कि बैंक से आप कहते हैं सर्कुलर डेट खत्म करें। अगर मैं आपको नाज़रीन के लिए एक फिगर दूं, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, दुनिया में कोई एक मुल्क बता दें, दुनिया में कोई एक मुल्क, मैंने बहुत से दुनिया भर में सीनियर पोजीशंस पे काम किया, टॉप पोजीशंस पर, मुझे एक मुल्क बता दें जहां बैंक्स ने हुकूमत को तकरीबन 39,000 रुपए की सरमायाकारी की हो और 25 करोड़ की आबादी को 14,000 अरब का कर्जा दिया हो। क्यों भाई, आपका काम है सनत के लिए, तिजारत के लिए कर्जे दें, वो भी नहीं कह रहे। तो आप जब ये उनसे लेंगे तो फिर आपकी मईशत तरक्की करेगी, तो फिर आपका सर्कुलर डेट का मसला भी हल होगा, आपकी टैक्सों की वसूली भी होगी। लेकिन हम वो बात करने के लिए तैयार नहीं। हमारा इंटरेस्ट क्या है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला जाए, बैंकों का मुनाफा ऊपर चला जाए और बस, इससे आगे हम कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये तब्दीली जो अल्लाह ताला ने आपको दी है, ताकत दी है कि आवाम को बार बार ये समझाएं कि यार ये बहुत ताकतवर मुल्क है, बहुत ही अल्लाह ताला का हमारे ऊपर फजल है, ताकतवर फौज है, भारत को हमने शिकस्त दी है। सिर्फ एक अशराफिया को नवाजना, ताजिर, सनतकार, बरामद कुनंदगान, प्रॉपर्टी माफिया, शुगर माफिया, इन लोगों ने पार्लियामेंट को यरगमाल बनाया, क्योंकि वो खुद पार्लियामेंट में बैठे हैं। कोई ऐसा फैसला नहीं होता जो मुल्क के मुफाद में हो, जो मईशत के मुफाद में हो, जो अवाम के मुफाद में हो। तो ये सूरत हाल जब तक बदली नहीं जाएगी, आप आज सर्कुलर डेट आज से तो मसला नहीं है, ये तो जो है वो 25-30 साल पुराना मसला है। तो ये अच्छा, इसमें सर जब आप सूरत हाल बदलने की बात करते हैं, तो ये जो महंगाई की सूरत हाल है आपको मुस्तकबिल करीब में बदलती हुई नजर आ रही है? कतई नहीं। देखिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, नाज़रीन को पता होना चाहिए कि जून में 3.2% महंगाई थी, सिर्फ 3.2। अब इस वक्त 11.1 है, तो अगर यह 11.7 है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारत में 3 क्यों है, बांग्लादेश में 4 क्यों है, मेरी मुल्क में क्यों 11-12% है। ये बढ़ने वाली है महंगाई, इसलिए बढ़ने वाली है कि हमारी पार्लियामेंट ने माशाल्लाह एक कानून पास किया है कि 1676 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी आप लें, ये कानून पास कर लिया है। तो जब ये भत्ता आप लेंगे जो सूबों को नहीं मिलेगा, तो महंगाई तो बढ़ेगी। जब आप ये फैसला करेंगे कि आप तरक्याती अखराजात में कटौती कर दें और सूबे हुकूमत को ग्रांट दें, आपने भी कभी जिंदगी में सुना, महंगाई जो है ये अवाम पर एक जालिमाना टैक्स है, इससे वो मुस्तकबिल से अपने मायूस हैं, अपनी अगली नस्ल से मायूस हैं। और दहशत गर्दी की जंग कुर्बानियों के बावजूद आप जीत नहीं सकते जब तक लोगों को दिलो दिमाग ना जीते। बहुत संगीन मसला आपने उठाया है और इसमें कमी होनी चाहिए। हमारा सबसे ज्यादा क्यों है, मैं पूछना चाहता हूँ, भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, मैंने सबकी सूरत हाल देखी है, थाईलैंड, वो हमसे बहुत कम है उनकी, और शरनमू ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम अशराफिया को नवाजने की पॉलिसी बना रहे हैं। हुकूमत भी, सूबाई हुकूमतें भी, तीनों पार्टियां भी, स्टेट बैंक, SECP बैंक्स, इस्लामी बैंक, इन सब में गठजोड़ है अवाम और मईशत के खिलाफ। इसको तोड़ना है और जब तक इसको नहीं तोड़ेंगे ये मसला चलता रहेगा।
ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के। तो एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक तजवीज़ आई है, उसके हवाले से कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सरमायाकार आते हैं, इंटरनेशनल कंपनियां आती हैं, और अगर यहां पे कोई तनाज़ा बन जाए, किसी किस्म का डिस्प्यूट हो जाए, तो यह कोर्ट उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकती है। इससे जो सरमायाकार हैं उनका एतमाद भी बहाल होगा, और जो मामलात अक्सर कोर्ट्स वगैरह में फंसे रहते हैं, शायद यहां पे जल्दी वहां से फैसले भी आ सकें। तो एक अच्छा तजवीज़ है ये। लेकिन एक चीज और भी गौर करने वाली है कि आइसोलेशन में आप कोई भी निजाम इस तरह खड़ा नहीं कर सकते। यह नहीं हो सकता कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक कोर्ट होगी जहां पे जो है निजाम बड़ा बेहतरीन चल रहा होगा, लोगों को इंसाफ मिल रहा होगा, और बाकी हर जगह पे मुकदमे फंसे हुए होंगे और लोग जो है उनको वहां पे इंसाफ के अंदर रुकावट होगी। ऐसा ही कुछ हमने देखा, SIFC बनाई गई कि सरमायाकारों के लिए एक अलग से सहूलत दी जाएगी, सरमायाकार आएंगे और उनको काफी फायदा। आइडिया तो बड़ा अच्छा था, लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि जब तक ये पूरा निजाम काम नहीं करेगा, कोई एक चीज आइसोलेशन के अंदर काम नहीं कर सकती। आइसोलेशन में आप यूटोपिया नहीं बना सकते। अगर निजाम काम करेगा तो वो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के लिए करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो फिर कोई अलहदा कोर्ट बनाने से, अलहदा कोई कौंसिल बनाने से, अलहदा कोई इदारा बनाने से किसी का मसला हल नहीं होगा। अगर हमने डिलीवर करना है तो ओवरऑल हमें गवर्नेंस को बेहतर करना पड़ेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।